हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आज क्या लेकर आए हैं भाई? आप सभी को पता है कि हमने शुरू करा दी है अपनी क्लास 8 की हिंदी की बुक मल्हार। और मल्हार में आज हम लेकर आए हैं अपने सेकंड चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो सेकंड चैप्टर में हमने देखा था, बड़ी अच्छी कहानी थी दो गौरैया की, किस तरीके से लेखक के पिताजी जो हैं वो चिड़िया के घोंसले को हटाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं और कितनी तरह तरह की बातें करते हैं। कितना बढ़िया उनका घर था कि हर तरह के जीव जंतु उनके यहाँ आ जाया करते थे। और फिर जब पता चलता है कि उस घोंसले में 2 बच्चे हैं तो पिताजी जो है उस घोंसले को हटाने का जो इरादा है वो छोड़ देते हैं। तो ये पूरी कहानी पढ़ी थी। अब कहानी पढ़ने के बाद आ जाता है उनसे रिलेटेड कुछ सवाल। तो चलिए सवाल कर लेते हैं कि आखिर इसमें पूछा क्या गया है हमसे। और इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस अपने हिसाब से लिखे हैं, लेकिन उनमें आप चेंजेस करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। देखिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी एनसीईआरटी ने ये बुक में सेट करी है कि आप यहाँ पर बहुत कुछ अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं ये 2 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, पार्ट से और पार्ट से आगे। ठीक है, तो दोनों ही सेक्शंस हम आपको कराने वाले हैं। चलिए देखिए क्या है। कक्षा 8वीं की हिंदी की बुक है मल्हार, अध्याय संख्या है 2, यानी कि पार्ट है 2 गौरैया। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि 2 सेक्शंस में आपके पास सवाल आते हैं, पहला है पार्ट से और दूसरा है पार्ट से आगे। तो पार्ट से आपने देख लिया, हम यहाँ शुरू करेंगे। आइए अब हम इस कहानी को थोड़ी और स्पष्टता से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज आपको दी गई हैं। सबसे पहले जो एक्टिविटी आ रही है वो है मेरी समझ से। पहली गतिविधि क्या है? मेरी समझ से। पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे एमसीक्यूज आता है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें जो भी सही है उसके सामने आपको स्टार बनाना है। अब एमसीक्यू में क्या होता है, एक ही सही होता है, लेकिन यहाँ पर किसी किसी क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो 2 भी सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। पहला है, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं हैं। घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ों में आप कंफ्यूज होंगे, एक रहते हैं और एक आते जाते रहते हैं। सराय में क्या होता है? आते हैं जाते हैं। ठीक है, सराय मतलब होता है गेस्ट हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ये वाला। ठीक है, बहुत सारे आते रहते हैं ना, आते हैं कि नहीं रहते हैं? वहाँ पर बहुत सारे हैं। चूहे तो परमानेंटली रह रहे हैं वहाँ पर, चमगादड़ भी हैं, कबूतर भी हैं, छिपकली भी है, चींटी भी है, हाँ, इसलिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है, लेखक को जिसने ये कहानी लिखी है, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते हैं, मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते हैं। तो सही यहाँ पर क्या है, किसको मालिक कहा गया? जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रिया कैसी थी? अब गौरैया आ गई थी ना, 2 गौरैया आई थी, उसमें उनका रिएक्शन क्या था? माँ और पिताजी का रिएक्शन, दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया? नहीं, ऐसा तो नहीं था। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। सही है, ये तो सही है। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाला? नहीं, ऐसा नहीं था। माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी ने घर में रहने के लिए कहा? नहीं, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? ये सेकंड वाला। पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की थी मगर माँ ने उन्हें मना किया था। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? बात बात पे जो ने मुस्कुराती थी, मजाक करती थी, ठीक है ना, तो ऐसा क्या पता चलता है? चलिए देखें। माँ चाहती थी गौरैया घर से भगाई ना जाएं। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे, बेकार, व्यर्थ मतलब बेकार लगते थे। माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था? नहीं। तो सही क्या था यहाँ पर? आपका पहला। माँ चाहती थी गौरैया घर से भगाई ना जाए, इसलिए बार बार मजाक उड़ा रही थी ताकि पिताजी चिढ़कर वो काम करना छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? भाई उनको दिन में भगाया जाता और फिर वो सुबह देखा जाता तो वो आ जाती थी वापस, है ना, तो जा रही थी आ रही थी, क्या हो रहा था?
दूसरों पर निर्भर रहना, असफलताओं से हार मान लेना, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते बनाना। तो सही इसका ऑप्शन क्या है आपका सेकंड, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। हम बहुत सारी चीजों में हारते हैं, हार कर प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें बार बार उन काम को आगे करते रहना चाहिए, जैसा कि गौरैया ने किया था। चलिए अब आ जाते हैं खा प्रश्न। ठीक है, का के अंदर 5 प्रश्न थे, अब हम आते हैं खा। हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों, अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अब ये जो का वाले सेक्शन में 5 क्वेश्चन थे, इन 5 क्वेश्चन में ये आपने ये आंसर्स क्यों चुने हैं, ये रीजन आपको देना है। ठीक है, देखिए क्या है। पहला हमने दिया था, कहानी में बार बार दिखाया गया है कि घर में कई जीव जंतु जैसे चूहे, कबूतर, गौरैया आते जाते रहते हैं, इसलिए पिताजी ने घर को सराय कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, गौरैयों ने घर के पंखे में घोंसला बना लिया और वहीं बस गई, जिससे यह प्रतीत होता है कि घर के असली मालिक वही हैं। तो जो जीव जंतु हैं वही असली मालिक है। जैसे गौरैया ने घर बना लिया, चूहे भी वही हैं, छिपकलियां वहीं रह रही हैं, चींटियां वहीं रह रही हैं, कबूतर भी हैं, बहुत सारे थे ना, तो इस वजह से इनको जीव जंतुओं को ही असली मालिक कहा गया है। माँ पक्षियों के प्रति सहानुभूति रखती थी, जबकि पिताजी उन्हें बार बार भगाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो उन्होंने, इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड वाला आंसर दिया था। फोर्थ क्या था, माँ का व्यवहार व्यंग्यात्मक होते हुए भी गौरैयों को बचाने का माध्यम था। माँ बार बार मजाक क्यों कर रही थी पिताजी के साथ, क्योंकि वो व्यंग के थ्रू ही पिताजी के प्रयासों को रोक देना चाहती थी, इसलिए वो मजाक कर रही थी बार बार। नेक्स्ट है, गौरैयों का बार बार लौट आना ये दर्शाता है कि जीवन में असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि लगातार प्रयास करते रहना ही संघर्षशीलता की पहचान है। हम, क्योंकि उनको भगाओ फिर वो आ जाए, फिर भगाओ वो आओ, तो इस तरीके से वो बार बार प्रयास कर रही थी अपने घोंसले और अपने अंडों और बच्चों को बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, मिलकर करें मिलान। क्या है, पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 अर्थ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सबसे उपयुक्त अर्थ में मिलाइए। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से, आपके सामने एक वाक्य दिया गया है, उसके आगे 2 अर्थ दिए गए हैं। अब आपको जो अर्थ सही है उससे आपको इसका मिलान कर देना है। ठीक है, ओके, चलिए देखिए क्या है, वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। अब इसमें जो है सही क्या है, आप देखिए, पक्षियों को शोर बहुत तेज होता है, नहीं, सही क्या था, पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। अब इसमें क्या है, आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। दूसरा, पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं, जैसे किसी मेले में डेरा लगा, नहीं, तो यहाँ पर सही क्या है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, आम के पेड़ में अलग अलग प्रकार के पक्षी रहते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। क्या था, पिताजी की भागदौड़ और शोर इतना होता कि घर के चूहे चैन से सो नहीं पाते, नहीं, वो तो चूहे जो है वो धमा चौकड़ी मचा रहे थे। सही क्या है, चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। ठीक है, पिताजी माँ का मजाक समझ जाते, पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका सेकंड। ठीक, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। ठीक है, अब क्या है, पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। ठीक, ये था। दूसरा, पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्हें लाठी एक ओर रख दी। तो सही इसका ऑप्शन क्या है आपका पहला वाला। नेक्स्ट आते हैं, इतने में रात पड़ गई। इसका क्या है, रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से गिर पड़ी, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। तो यहाँ पर है आपका ये सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, फिर है, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। किसके बारे में बात हो रही है, गौरैयों के बारे में बात हो रही है। गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही।
सही है। गौरैया शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थी और राग मल्हार गा रही थी, नहीं। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या दिया गया है। अब इसी में आपको पूछा गया है, अपने उत्तर को अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया है और क्यों। अब जो अभी हमने मिलान किया ना, उसमें आपके पास में कितने क्वेश्चंस दिए गए थे, करीबन 7 क्वेश्चंस थे। अब आपको बताना है कि आपने इन अर्थों को क्यों चुना है। ठीक है, दिया ना कि उत्तर मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया है और क्यों किया है। तो हमने तो चुनाव कर लिया है, लेकिन क्यों किया है हमको ये बताना है। ठीक, चलिए देखिए क्या है, चयन का कारण। ये वाक्य प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए हैं, अतः उनका अर्थ सीधा ना होकर प्रसंग के अनुसार व्याख्यायित करना पड़ता है। अब देखिए क्या है ना, ये जितने भी वाक्य हमको दिए गए थे, जिनको हमने उनके अर्थों के साथ मिलाए, ये प्रतीक तौर पर कहे गए थे। जैसे कि राग मल्हार गा रही हैं, तो राग मल्हार गाने का काम शास्त्रीय संगीतकार होते हैं उनके लिए होता है, लेकिन यहाँ चिड़ियों को कहा गया, यानी कि वो बहुत प्रसन्न है और सुबह वो चहचहा रही थी। उनकी प्रसन्नता को यहाँ प्रतीकात्मक तौर पर राग मल्हार के साथ जोड़ दिया गया था। अधिकतर अर्थ प्राकृतिक और व्यवहारिक स्थितियों पर आधारित है, जैसे चूहों का शोर, पक्षियों का चहचहाना। अब धमा चौकड़ी इतनी मचती, अब धमा चौकड़ी कौन मचा रहा था, तो जाहिर सी बात है कौन मचा रहा था, धमा चौकड़ी मचा रहे थे चूहे। तो वही चीज बताया गया कि धमा चौकड़ी की यहाँ जो स्थिति बताई गई थी, यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पे जो उनका व्यवहार है, उसी को यहाँ पर जो है और अच्छे वर्डों में व्यक्त कर दिया गया था। राग मल्हार का प्रयोग यहाँ गौरैयों के चहचहाट को सुंदरता से प्रस्तुत करने के लिए किया गया है, ना कि शास्त्रीय संगीत के अभ्यास को दर्शाने के लिए। तो राग मल्हार क्या है, चिड़ियों की चहचहाट को व्यक्त कर रही है। चलिए अब हम आ जाते हैं पंक्तियों पर चर्चा। अब हमारे पास कुछ पंक्तियां हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। अब इन पंक्तियों का अर्थ आपको क्या समझ में आया है, अब आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या है पंक्ति। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो ये बात किसने बोली थी, माँ ने, जब पिताजी उन्हें बहुत उड़ाने का प्रयास कर रहे थे पर वो नहीं उड़ रही थी तब। ठीक है, ये कथन स्थायित्व और अपनत्व को दर्शाता है। स्थायित्व कैसा, क्योंकि उन्होंने घर बना लिया है, वो वहां से नहीं जाएंगी। अपनत्व क्योंकि माँ का यहाँ अपनापन उन गौरैयों के प्रति दिखाई दे रहा है। पहले गौरैया केवल मकान का निरीक्षण कर रही थी, इसीलिए उन्हें हटाना आसान होता है। यानी कि जिस दिन वो पहले दिन आई थी, उड़ उड़ के पूरे घर में देख रही थी, अगर उस दिन हम हटा देते तो ठीक था, लेकिन जब घोंसला बना ले तो किसी को वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है। पर अब उन्होंने वहां घोंसला बना लिया है, यानी अब वे इस स्थान को अपना घर मान चुकी हैं। जब कोई व्यक्ति या जीव किसी स्थान, भावना या संबंध से जुड़ जाता है तो उसे वहां से हटाना कठिन हो जाता है। ये बात केवल पक्षियों पर ही नहीं बल्कि मनुष्यों पर भी लागू होती है। तो पक्षी ही नहीं, अब देखिए हम भी अगर कहीं पर बहुत ही भावनात्मक तौर से जुड़े हों तो वहाँ पर हटना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अभी आप इसी बुक में, आपकी मल्हार बुक में आगे जाकर एक चैप्टर है एक टोकरी मिट्टी, उसमें आप इस स्थायित्व की भावना को देखोगे कि वहाँ पर जो है किसी मनुष्य को उसकी जगह से हटाना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भावनात्मक तौर पर जुड़ जाता है। अब आते हैं खा प्रश्न। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी, ये किसने कहा था, पिताजी ने कहा था। यह स्टेटमेंट किसका है, पिताजी का। यह पंक्ति पिताजी की सोच और उनकी रणनीति को दर्शाती है कि अगर हम किसी को हटा दें तो एक दिन अगर उसका रास्ता अवरुद्ध कर दे तो वो हार कर कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। उनका मानना था कि यदि गौरैयों को एक दिन घर में घुसने से रोक दिया जाए तो वे खुद ही घर छोड़ देंगी। यह सोच मानव प्रवृत्ति को दिखाती है। जहां हम मानते हैं कि किसी समस्या को अनदेखा कर देने या थोड़ी देर के लिए रोक देने से वह अपने आप सुलझ जाएंगे, लेकिन यह विचार गलत है, क्योंकि अपनापन और संघर्ष की भावना इतनी जल्दी नहीं टूटती। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि अस्थायी रोकथाम से स्थायी बदलाव नहीं आता। यानी कि हम कुछ देर के परमानेंट अगर हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो हम हमेशा के लिए उसके रास्ते को नहीं रोक सकते हैं। ये पिताजी की सोच थी, लेकिन ये अपने आप में गलत भी साबित हुई थी, क्योंकि गौरैयों को निकाल दो लेकिन वो बार बार आ जा रही थी।
गा है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी पिताजी का ही था। पिताजी ने कहा था कि भाई अब हम घोंसला ही तोड़ देंगे, है ना। ये कथन क्रूर निर्णय और अंतिम उपाय को दर्शाता है। क्रूर निर्णय क्यों है? किसी का घर तोड़ना कोई अच्छी बात तो होती नहीं। अंतिम उपाय क्यों? क्योंकि उससे पहले वो गौरैया को भगाने के बहुत सारे प्रयास कर चुके थे मगर गौरैया जा नहीं रही थी, तो ये अंतिम उपाय था। पिताजी ये मानते हैं कि केवल डराने या भगाने से गौरैयों को हटाया नहीं जा सकता। उन्हें हटाना है तो उनका घोंसला यानी घर तोड़ना पड़ेगा। ये बात गहरी है। किसी का घर तोड़ना उसके अस्तित्व पर चोट करने जैसा होता है। ये पंक्ति दर्शाती है कि कई बार लोग समस्याओं को हल करने के लिए कठोर और असंवेदनशील उपाय अपनाते हैं, यानी कि जो दूसरे को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाए। ये बात इंसानों पर भी लागू होती है। जब किसी को हटाना हो तो लोग उसका आधार जैसे घर, नौकरी या सम्मान छीन लेते हैं। अगर हम रास्ते से हटाना चाहते हैं तो उसकी ऐसी चीज पर चोट करते हैं जहां से उसको उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे उसके सम्मान पर ही चोट कर देना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए, लिखिए। तो पाठ तो पढ़ा हुआ है, पुनः पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब हमें पता क्या लगाना है और लिखना क्या है। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने वाली गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या अन्य कोई प्राणी? आपको उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? अब देखिए यहाँ पर किसी को वो चूहे अच्छे लग सकते हैं जो धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, किसी को कबूतर अच्छे लग सकते हैं, किसी को गौरैया, किसी को माँ, कोई भी। तो अब आपको अपने हिसाब से लिखना है, लेकिन जो कोई पात्र आपको अच्छा लगा है वो क्यों अच्छा लग रहा है ये रीजन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। मुझे इस कहानी में माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा। वे संयमित, संवेदनशील और व्यवहारिक है। संयमित मतलब बैलेंस है। ये नहीं है कि एकदम एग्रेसिव, पिताजी अगर भगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एग्रेसिव नहीं हुई थी, संयमित भाव से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। संवेदनशील है क्योंकि वो गौरैयों की अहमियत समझ रही थी कि भाई उन्होंने घोंसला बना लिया है तो उनके प्रति उनकी सहानुभूति और संवेदना थी। व्यवहारिक था क्योंकि ये व्यवहारिक क्यों था कि उन्हें पता था कि भाई अब पहले जब निरीक्षण करने आई थी तो हटा दो तो सही है, अब एक बार अगर घर में बस गई हैं, घर बना लिया है तो अब यहाँ से हटाना मुश्किल। तो ये एक व्यवहार को दर्शाता है। उन्हें पक्षियों और जीव जंतुओं के प्रति गहरी करुणा है। वे पिताजी की चिड़चिड़ाहट और नाराजगी का बड़े धैर्य से सामना करती हैं और व्यंग तथा हास्य के माध्यम से माहौल को हल्का बनाए रखती हैं। माँ की यह विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगी कि वे संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भी मानवीयता और सहानुभूति नहीं खोती। वे ना केवल गौरैयों की सुरक्षा करती हैं बल्कि परिवार में संतुलन भी बनाए रखती हैं। तो उनका वो जो व्यंग्यात्मक व्यवहार था पिताजी के साथ, वो जो बार बार मजाक करने वाली बात थी, वो परिवार में भी संतुलन बनाए हुए, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होने पा रहा है और वो गौरैया को भी प्रोटेक्ट कर रही है कि उनका घर भी ना टूटने पाए। खा है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया? तो कहाँ बनाया था? उसने बनाया था पंखे के गोले में, जो ऊपर जो गोला होता है ना, उस पे बनाया था। देखिए क्या है, लेखक के घर में चिड़िया ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में घोंसला बनाया। उसने वही इसलिए बनाया होगा क्योंकि वह जगह ऊंचाई पर, सुरक्षित और गर्म और शांत थी, क्योंकि वहां तक आसानी से कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए उसने वहां पर बनाया। वहां इंसानों की सीधी पहुंच नहीं थी, इसलिए वह अंडे देने और बच्चों को पालने के लिए उपयुक्त लगी होगी। अब देखो रीज़न क्या है, वो एक तो इंसानों से, जीव जंतुओं और बाकी ये जानवरों से भी बहुत दूर थी, क्योंकि भाई अंडे दिए जाएंगे, बच्चे निकलेंगे तो उनकी सुरक्षा भी उनके लिए मायने रखती है। गा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। मैं बिल्कुल समझती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गौरैयों ने अपने बच्चों के लिए ही वो घर बनाया था, तो बच्चे और घर, परिवार उनके लिए महत्व लगता है। ठीक है, हाँ, मुझे लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों की तरह अपने घर और परिवार का महत्व समझते हैं। कहानी में गौरैयों ने पहले घर का निरीक्षण किया, फिर वहां घोंसला बनाकर अंडे दिए। ठीक, जब अंडों से बच्चे निकले तो माता पिता खतरे के बावजूद बार बार लौटकर उन्हें चुग्गा देने आते रहे। एक बार जब बच्चों ने चींची करके पुकारा तो गौरैया तुरंत लौट आया। गौरैया एक मेल और एक फीमेल तुरंत लौट आए। यह व्यवहार उनके पारिवारिक जुड़ाव और ममता को दर्शाता है।
इससे स्पष्ट होता है कि पशु पक्षी भी अपने परिवार और घर के लिए उतने ही संवेदनशील होते हैं जितने कि मनुष्य। तो यहाँ पर गौरैयों का व्यवहार ये दर्शा रहा था कि वो परिवार और घर के लिए संवेदनशील हैं। नेक्स्ट है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? भाई वो बहुत प्रयास कर रहे थे भाई, तो मतलब वो संघर्षशील हैं, ये पता चल रहा है, प्रयत्नशील हैं, ये भी पता चल रहा है कि नहीं, और साथ ही साथ डटे हुए हैं, अपने निश्चय से हट नहीं रहे। इस कथन से पिताजी का दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी और जुझारू स्वभाव का पता चलता है। जुझारू की जगह आप संघर्षशील प्रवृत्ति भी लिख सकते हैं। वे आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। गौरैयों को हटाने के लिए उन्होंने कई उपाय किए, परंतु जब कोई उपाय सफल नहीं हुआ तब भी उन्होंने शांति बनाए रखी और स्थिति को स्वीकार कर लिया। इससे उनकी धैर्यशीलता और व्यवहारिकता भी झलकती है, यानी कि वो पेशेंसली ये सारे काम कर रहे हैं। कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया, ये बदलाव क्यों आया? अब आपको बताना है गौरैयों के व्यवहार में बदलाव क्यों आया और कब आया। अब देखिए, गौरैयों के व्यवहार में बदलाव तब आया जब उनके घोंसले को तोड़ने की कोशिश की गई, यानी कि उनका घोंसला जब तोड़ने की कोशिश की जा रही थी तब ये बदलाव आया था। उनके अंडों से बच्चे निकल आए थे। पहले वे चहकती थी और मल्हार गाती थी, पर अंडों के फूटने के बाद वे गुमसुम हो गई, दुबली और काली भी पड़ गईं। यह बदलाव उनकी चिंता, थकावट और बच्चों की सुरक्षा को लेके थी। भाई पहले तो खूब चहचहा रही थी, लेकिन जब उन्हें घर से निकाल दिया गया तो वो तब से परेशान होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन जिस दिन बच्चों की चहचहाट सुनी उस दिन उनकी घबराहट और बढ़ गई थी, क्योंकि उनके मन में अब बच्चों की सुरक्षा पहली प्रायोरिटी थी। नेक्स्ट है, कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था, सूची बनाइए। टूटे रोशनदान से किया था, ठीक है, दरवाजे के नीचे की जगह से किया था, है ना। तो और भी आप जगह है जो आप बता सकते हैं। देखिए क्या है, गौरैया ने निम्नलिखित स्थानों से प्रवेश किया था। दरवाजे के नीचे के खुले स्थानों से, टूटे हुए रोशनदान से, रसोई यानी कि किचन के खुले दरवाजे से, अन्य खुले दरवाजे और खिड़कियों से। तो यहाँ पर जो 3 मेंशन किए थे वो तो बताए गए, इसके अलावा और भी जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, जो पार्ट में आपको लग रही हों, उन्हें आप यहाँ पर ऐड कर देना। इस कहानी को कौन सुना रहा है, आपको ये बात कैसे पता चलती है? अब देखिए, यहाँ जो लिखा गया है कहानी, ये आत्मपरक शैली में लिखी गई है। आत्मपरक शैली का जानते हैं, जहाँ पर हम मैं का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो लेखक हैं वो मैं करके इस्तेमाल करके इस कहानी को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कहानी कौन सुना रहा है? सीधे सीधे लेखक ही सुना रहे हैं। देखिए क्या है, इस कहानी में लेखक स्वयं सुना रहा है, अर्थात ये प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? मैं आता है ना। इसका पता हमें बार बार आने वाले मैं शब्द से चलता है। तो लेखक खुद ये कहानी सुना रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, मैंने देखा पिताजी स्टूल से उतर आए हैं। तो इन सभी वाक्यों में मैं शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो बता रहा है कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आत्मपरक शैली में है। तो ये सीधे सीधे क्या हो रहा है, लेखक खुद अपने बारे में, अपनी ही शायद जीवन की कोई घटना को हमारे सामने रख रहे हैं। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि लेखक स्वयं इस कहानी का प्रेक्षक यानी देखने वाला और कथावाचक यानी कि कहने वाला दोनों है। जा प्रश्न है, माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? क्योंकि माँ को ये अंदाजा था कि पक्षी घोंसले तभी बनाते हैं जब उन्हें अंडे देने का समय आता है। शायद माँ को ये पता था कि गौरैयों ने अंडे दे दिए हैं, इसलिए वो घर छोड़कर नहीं जाएंगी। माँ बार बार कह रही थी कि गौरैया छोड़कर नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें वहां घोंसला बनाया था और उसमें अंडे भी दे दिए थे। माँ जानती थी कि जब कोई पक्षी अंडे देता है तो वह अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाता, चाहे कोई भी खतरा हो। माँ को यह भी समझ थी कि जानवर और पक्षी अपने घर और बच्चों को कितना जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए माँ को यकीन था कि गौरैया नहीं जाएंगी। तो माँ का यकीन बिल्कुल सही भी था, क्योंकि पिताजी ने जब घोंसला तोड़ने की कोशिश करी तो उसमें से बच्चे की आवाज़ें आने लगी थी, है कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि अब गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना से, यानी कि आपको अब
एजम्पशन एंड इमेजिनेशन से यहाँ पर आंसर देने हैं। एज्यूम करना है या इमेजिनेशन से उस कहानी को महसूस करना है और तब आंसर लिखने हैं। ठीक है, पहला है का। कल्पना कीजिए कि आप इस घर में रहते हो जहाँ चिड़िया अपना घर बना रही हैं। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते हैं, यानी कि अब अगर मान लीजिए आपके घर में अगर कोई चिड़िया घोंसला बना रही है तो अब आप क्या करोगे या कैसा महसूस करोगे। देखिए, मैं उन्हें देखकर बहुत खुश होता, मैं कभी उन्हें तंग ना करता और उनके लिए दाना पानी रखने की कोशिश करता। मैं ये भी ध्यान रखता कि उनके घोंसलों के पास शांति बनी रहे ताकि वे बिना डर के वहां रह सके। ठीक, नेक्स्ट है खा। मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, अब आपको गौरैया नहीं, दूसरे प्राणी कौन से हैं? चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी। अब जब ये आपके घर में घुस आए तो अब आपका रिएक्शन क्या होगा। देखें, देखिए यहाँ पर क्या, घर में अलग अलग प्राणियों के घुसने पर लोगों का व्यवहार उनके स्वभाव और प्रभाव पर निर्भर करेगा। जैसे देखिए, अगर चूहा, मच्छर, कॉकरोच या मक्खी घुसे, इन्हें तुरंत भगाने और मारने की कोशिश की जाएगी क्योंकि ये बीमारी फैलाते हैं और गंदगी करते हैं। बात सही है, आपके घर में क्या, हमारे घर में घुसेगी तो हम तुरंत भगाएंगे। कुत्ता अगर आ जाए, यदि वह पालतू है तो उसे अपनाया जाएगा, लेकिन अगर आवारा है तो लोग उसे डराकर बाहर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पालतू है तो उसे अपने घर में रख लेंगे और अगर आवारा है तो भगा देंगे। तितली, इसे देखकर खुशी होगी, कोई उसे धीरे से बाहर छोड़ सकता है ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि भाई वो उड़ने वाला है, हम घर पर उसको रख के उसको ही नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए धीरे से उसे बाहर करने की कोशिश करेंगे। बिल्ली, कुछ लोग डरकर उसे भगाने की कोशिश करेंगे और कुछ उसे बाहर निकालने की शांति से कोशिश करेंगे, खासकर यदि वह बार बार घर में आती हो तो। ठीक है, कबूतर, आमतौर पर लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, दरवाजा खिड़की खोलकर शांति से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो कबूतर के लिए क्या है कि अगर हम जगह दे देते हैं तो वो आसानी से निकल जाता है। गा प्रश्न है, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई, उसे विस्मय क्यों हुआ होगा। अब आपको बताना है कि वो इतना हैरान या विस्मय किस कारण से हुआ होगा। देखिए, लेखक को हैरानी तब हुई जब उसने देखा घोंसले में दो नन्ही गौरैया जो चींची करके अपने माता पिता को बुला रही, क्योंकि किसी ने ये चीज सोची ही नहीं थी कि उसमें से बच्चे निकल आएंगे, है ना, कि अंडे होंगे कि बच्चे होंगे, है ना। कारण, लेखक को यह अनुमान नहीं था कि घोंसले में बच्चे होंगे। यह दृश्य नवजीवन, मासूमियत और पारिवारिक स्नेह से भरा हुआ था जिससे लेखक चकित रह गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसके आश्चर्यचकित होने का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। माँ ने गौरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी। देखिए, पहली बात तो ये थी कि माँ नहीं चाहती थी क्योंकि उनको जीव जंतु बहुत पसंद थे। दूसरा रीजन ये था कि घोंसला बन जाने के बाद उन्हें ये अंदाजा था कि अब आप चाहे जितना प्रयास कर लो गौरैया नहीं जाएंगी। उन्होंने अपने अंडे दे दिए हैं, उसमें से बच्चे निकलेंगे, तो अगर हम घोंसला तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए वो बैठी थी, कोई मदद नहीं कर रही थी और मजाक करके पिताजी को भी कहीं ना कहीं रोकने की प्रयास वो कर रही थी। माँ को गौरैयों के प्रति दया और स्नेह था, इसीलिए उन्होंने उन्हें घर से निकालने में पिताजी की सहायता नहीं की। फिर नहीं चाहती थी कि नन्ही गौरैयों को कोई नुकसान पहुंचे। माँ ने व्यंग और मजाक के जरिए पिताजी को रोकने की कोशिश की। यह उनकी समझदारी, करुणा और कोमल हृदय को दर्शाता है, क्योंकि भाई अगर हम डायरेक्टली मना करेंगे तो शायद पिताजी नहीं मानते, तो इसीलिए मजाक कर करके उनको कहीं ना कहीं चिढ़ा रही थी ताकि वो अपना ये प्रयास रोक दें। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा या कैसा व्यक्ति होगा आदि। ठीक है, अब आपको किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को देखकर ये अंदाजा लगाना। अब संकेत क्या दिया गया है, आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग रूप या वेशभूषा पर नहीं, उसके बिहेवियर पर ध्यान देना है। उसने क्या पहना है, कैसा है, वो उस पर नहीं देना। देखिए क्या, मैंने देखा कि एक कुत्ता हमेशा एक दुकान के बाहर बैठा रहता है, वह वहां से हिलता ही नहीं। मैंने अनुमान लगाया कि शायद वह उस दुकान के मालिक का पालतू है।
या वहां से रोजाना खाना मिलता है। वह हर आने जाने वाले को ध्यान से देखता है लेकिन किसी पर भौंकता नहीं। इससे लगता है कि वह शांत और समझदार स्वभाव का है। तो उसका वहां बैठे होने का रीजन भी हमने बता दिया और उसके व्यवहार से पता चल रहा है कि वो बहुत शांत है। नेक्स्ट प्रश्न है 4। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते हैं? भाई सराय में हम लोग स्थायी तौर पे रहते हैं, सॉरी घर में हम लोग स्थायी तौर से रहते हैं, लेकिन सराय में लोग अस्थायी रूप से रहते हैं, है ना, आते जाते रहते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, घर निजी होता है यानी कि हमारा अपना होता है, जबकि सराय सार्वजनिक होता है यानी कि सबके लिए होता है। स्थायी निवास होता है घर, जबकि सराय अस्थायी ठहराव होता है। भावनात्मक जुड़ाव होता है घर से, हम इमोशनली तौर पर जुड़े होते हैं वहाँ के सामान से, वहाँ की जगह से, ठीक है। सराय केवल सुविधा के लिए उपयोग होता है यानी कि हम अपनी सुविधा अनुसार उसे इस्तेमाल करते हैं, समय काम खत्म हो गया, वहाँ से हो गया, हम वहाँ चले जाते हैं, उससे कोई भावनात्मक जुड़ाव हमारा नहीं होता। सीमित लोग रहते हैं घर में, भाई जितने भी है, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, जितने लोग हैं वो सीमित ही रहते हैं। अजनबी आते जाते रहते हैं। सराय में क्या है कि भाई लोग आते जाते रहेंगे, वो भी अजनबी जो एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, तो ये अंतर होता है। नेक्स्ट है संवाद और अभिनय। नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए और बातचीत का अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। अब समझ में आया? अब आपको कुछ सिचुएशन दी जा रही है, उसका आपको संवाद लिखना है। संवाद मतलब जैसे बातचीत हो रही, संवाद लिखना तो आता है आपको, तो वो कैसे हो रही है। वे अभी भी झांक जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? नन्ही नन्ही 2 गौरैया क्या क्या बोल रही होंगी। अब जब वो गौरैयों हुई तो उन्होंने झांक कर देखा। अब आपको वो संवाद वहां पर लिखना है। देखिए क्या क्या, नन्ही गौरैया शायद कह रही होंगी, देखो बहन ये हमारा घर है, माँ बाबा कहाँ चले गए, हम अकेले हैं, डर लग रहा है, ची ची ची, हम कोई हमें खाना दे दो, क्या हमें यही रहना है अब। तो इस तरीके से वो आपस में बातें कर रही होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं खा प्रश्न। चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। घोंसले से झांकती गौरैया क्या क्या बातें कर रही होंगी। अब ये जो है ना, पिताजी जो उसे कूद कूद के भगाने की चिड़ियों को कोशिश कर रहे थे, गौरैयों को, तो क्या है, तब माँ ने कहा हो, माँ ने ये वक्तव्य बोला था। अब आपको बताना है कि पिताजी को इस तरह कूदते हुए देखकर वो 2 गौरैया आपस में क्या बातें कर रही होंगी, ठीक है, जिनको भगाने के लिए पिताजी कूद रहे थे, ठीक है। देखिए क्या है, घोंसले से झांकती गौरैया आपस में शायद कह रही होंगी, अरे ये आदमी इतना उछल कूद क्यों कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, लगता है यह हमें यहाँ से भगाना चाहता है। नेक्स्ट, मुझे तो हंसी आ रही है, यह तो खुद उड़ने की कोशिश कर रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब तो यही हमारा घर है। तो वो 2 गौरैया आपस में इस तरीके से बातें कर रही होंगी। गा प्रश्न है। एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। हुआ था, बिल्कुल सही है। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होंगी। अब आपको बताना, जब पहली बार वो घर में एंटर करी तो वो आपस में क्या बातें कर रही होंगी। पहली बार घर में घुसने पर गौरैयों ने आपस में शायद यह बातें की होंगी। क्या दिया है, वाह कितना खुला शांत और सुरक्षित घर लगता है, क्योंकि वो घर भाई आंगन था, आंगन में आम का पेड़ था, पूरी तरीके से खुला घर था। इस कोने में घोंसला बनाना ठीक रहेगा। फिर नेक्स्ट है, पहले अच्छे से देख लो कहीं कोई खतरा तो नहीं, सब ठीक है, चलो अब यहीं रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बात की होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। गौरैया और उनके बच्चों ने क्या क्या बातें की होंगी। अब आपको बताना है कि गौरैया जो उनको चुग्गा देने आई हुई, वो उन दोनों में आपस में क्या बातें की होंगी। देखिए, माँ बाप गौरैयों और उनके बच्चों के बीच का संवाद। बच्चे, माँ आप आ गए, हमें बहुत भूख लगी थी। चीची, आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया, हमें डर लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब माँ बाप ने क्या कहा होगा, हम यही हैं बच्चों, अब डरने की ज़रूरत नहीं, लो ये चुग्गा खाओ और आराम से बैठो।
हम फिर दाना लाने जा रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। तो इस तरीके से वो लोग आपस में संवाद कर रहे होंगे। चलिए अब बदली कहानी, यानी कि कहानी में अगर कोई चीज बदल दी जाए तो क्या होता है, देखते हैं। मान लीजिए कि घोंसलों में अंडों से बच्चे ना निकले होते, ऐसे में कहानी आगे कैसे बढ़ती, यह बदली हुई कहानी लिखनी है। क्योंकि पिताजी जो उस घोंसले को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, उन्होंने वो अपना प्रयास क्यों रोका, क्योंकि वहां पर चिड़ियों के बच्चे थे। ठीक है, अगर मान लीजिए वो बच्चे ना निकले होते तो कहानी क्या होती है। तो देखिए क्या है, अगर अंडों से बच्चे ना निकले होते तो पिताजी शायद बिना झिझक घोंसला तोड़ देते। जाहिर सी बात है, वही प्रयास कर रहे थे। गौरैया कई बार लौट कर आती, लेकिन घोंसला न पाकर दुखी होकर जाती। ठीक है, दुखी हो जाती, चली जाती और अंततः किसी और सुरक्षित स्थान की खोज में उड़ जाती। माँ यह सब चुपचाप देखती, मन में पीड़ा होती पर कुछ कहती नहीं। लेखक के मन में यह घटना गहराई से बैठ जाती। घर एक बार फिर शांत हो जाता, लेकिन गौरैयों का चहचहाट की कमी सबको गलने लगती। धीरे धीरे पिताजी भी सोचने लगते कि उन्होंने कुछ बेहद सुंदर और जीवंत खो दिया है, यानी कि बहुत सुंदर था और जो जीवित था वो उन्होंने खो दिया है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती जहां पश्चाताप, खालीपन और प्रकृति से जुड़ाव की टूटन का गहरा एहसास होता कि यानी कि जो हम नेचर के साथ जिस चीज से कनेक्ट हो सकते थे वो कहीं ना कहीं हमसे अलग हो गया है। ठीक, कहने के ढंग और क्रिया विशेषण। ठीक है, कहने का जो हमारा तरीका होता है, क्रिया विशेषण क्या है। माँ खिलखिलाकर हंस दी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। ठीक है, तो हंसना क्रिया है और क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं, यानी कि क्रिया किस तरीके से संपन्न करी जा रही है, वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे यहाँ का माँ का हंसना कैसे है, खिलखिलाकर, तो खिलखिलाकर क्या है आपका क्रिया विशेषण। कोई कार्य कैसे किया गया है, इसे बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। खिलखिलाकर भी एक क्रिया विशेषण शब्द है। अब नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके मन से वाक्य बनाइए। ठीक है, उनके अपने मन से आपको वाक्य बनाने हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या कर रहा है। तो झिड़क कर, खड़ा, अब उन्होंने कहा किस तरीके से, झिड़क कर कहा। अब झिड़क कर से आपको एक वाक्य बनाना है। देखिए क्या है, माँ ने बर्तन छिड़क कर रसोई के बाहर रख दिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। तो अब यहाँ पर क्या है, गंभीरता से बनाना है आपको। शिक्षक ने छात्रों को गंभीरता से पढ़ाई करने की सलाह दी। अब आप इनसे मिलते जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए और उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। अब हमको कुछ सोचने हैं। जैसे संकेत दिया, धीरे से, जोर से, अटकते हुए, चिल्लाकर, शर्माकर, सहमकर, फुसफुसाते हुए आदि। तो इन शब्दों से हमें जो है वाक्य बनाने हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे धीरे से, वह धीरे से कमरे में दाखिल हुआ ताकि कोई जाग ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जोर से, बच्चा खेलते खेलते जोर से हंस पड़ा। नेक्स्ट है अटकते हुए, पक्षी परीक्षा में उसने उत्तर अटकते हुए दिया। चिल्लाकर, वह चिल्लाकर बोला, यह मेरी चीज है। शर्माकर, लड़की शर्माकर नीचे देखने लगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने थे। नेक्स्ट आ जाते हैं घर के प्राणी। घर के प्राणी क्या हैं भाई बताएं। कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते हैं। बिल्कुल हमने पढ़ा। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया जैसे वे भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया ना कि चूहा अंगीठी के पीछे बैठता है, एक चूहा टंकी पे रहता है, ये चीज तो जैसे लग रहा था कि वो वाकई में मनुष्य हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्यों जैसे कौन कौन से काम कर रहे हैं। जैसे बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती, जैसे कोई व्यक्ति वादा करके जाता है। तो बिल्ली ने तो यही किया था, है ना, कोई वादा करके जाता है। नेक्स्ट क्या था, चूहे भाग दौड़ करते, धमा चौकड़ी मचाते, जैसे बच्चे खेलते समय शोर मचाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चमगादड़ उल्टे लटके रहते, छुपने की जगह ढूंढते, जैसे कोई डरपोक व्यक्ति कोना पकड़ ले। नेक्स्ट कबूतर कोठी के कोने में कब्जा करके बैठते, जैसे किराएदार बिना पूछे रहने लग जाए।
नेक्स्ट है गौरैया, निरीक्षण करती, घोंसला बनाती, बच्चों की देखभाल करती, जैसे कोई परिवार नया घर देखकर उनमें रहने का निर्णय लेता है। जैसे हम लोग जाते हैं, कोई रेंटर आता है, वो मकान का निरीक्षण करे कि हाँ ये घर ठीक है, वो हम यहाँ रहेंगे, उसी तरीके से। हेर फेर मात्रा का हेर फेर क्या है भाई? माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब यहाँ पर आप मात्राओं का हेरफेर देख रहे हैं, यहाँ पर उड़ा और उड़, खाली एक मात्रा का फेर है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। अपना ध्यान दिया कि शब्द में एक मात्रा भर के अंतर से उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उड़ा और उड़, आ की मात्रा से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थों के अंतर पर ध्यान दीजिए और इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाने हैं हमें, ठीक है। जैसे नाच, नाचा, नचा, हार, हरा, हारा, पिता, पीता, चूक, चुक, नीचा, नीचे, सहसा, साहस। ठीक है, चलिए देखिए बना लेते हैं। नाच, नाचा, नचा, तो यहाँ पर क्या है नाच का? मुझे नाच देखना बहुत पसंद है, जो कि एक संज्ञा शब्द है। नाचा एक क्रिया है, वह खुशी से पूरे गांव में नाचा। अब नचा का अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? सुरभि को उसकी माँ ने नचाया। ठीक है, समझे, सिंपल। हार, हरा, हारा, तो इसका कैसे बनाएंगे? हार संज्ञा शब्द है, उसने माँ को फूलों की हार भेंट की। हारा क्रिया शब्द है, वह चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी से हारा। हरा, हरा क्या है? ये विशेषण होगा। इसका क्या होगा? प्रकृति का हरा रंग जो है सम्मोहित करता है। इस तरीके से लिख दीजिए। पिता, पीता, पिता संज्ञा है, मेरे पिताजी बहुत अनुशासन प्रिय हैं। पीता ये एक क्रिया शब्द है, वह रोज दूध पीता है। चुक और चूक, यहाँ पर क्या होंगे? चुक एक क्रिया है, मैं समय पर टिकट लेना चूक गया। चूक गया मतलब भूल गया। फिर है चुका एक संज्ञा है, ये बहुत बड़ी चूक थी कि तुम समय पर नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर चुका, चूक जो है ये एक मिस्टेक है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं नीचा, नीचे, यहाँ पर क्या आएगा? नीचा विशेषण है, उसने अपनी गलती मानकर सर नीचा कर लिया। ठीक है, नीचे जो कि एक क्रिया या क्रिया विशेषण है। किताब मेज के नीचे रखी है, ये क्या है? एक क्रिया विशेषण है। सहसा, साहस, यहाँ पर क्या है? सहसा, सहसा जोर की आवाज आई और सब चौंक गए। सहसा मतलब होता है अचानक। साहस एक संज्ञा है, कठिन समय में साहस नहीं खोना चाहिए, यानी कि हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। चलिए, वाद विवाद है, क्या दिया गया है? कहानी में माँ द्वारा कही गई कुछ बातें नीचे दी गई हैं, जैसे कि अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले उन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, अब यहां से नहीं जाएंगी। कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए, वाद विवाद का विषय है। ठीक है, वाद विवाद मतलब क्या है? एक डिबेट। अब विषय क्या रहेगा? माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। ठीक है, माँ अब निकालना चाहती थी, वैसे तो माँ नहीं चाहती थी, लेकिन निकालना चाहती थी। इसके पक्ष में और विपक्ष में आपको एक डिबेट यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता करनी है। तो पक्ष में अगर हम तर्क देंगे यानी निकालना चाहिए था। स्वच्छता का प्रश्न, पक्षियों से गंदगी फैलती है जिससे बीमारियां हो सकती हैं, इस वजह से निकाला जाता है। घरेलू नुकसान, उनके घोंसलों से सीलन, बदबू या दीवार की खराबी हो सकती है, बिल्कुल सही। मानव प्राथमिकता, यह मनुष्यों का घर है, अन्य प्राणी अपने प्राकृतिक स्थानों पर रहें। नेक्स्ट है नियंत्रण आवश्यक, यदि एक बार घोंसला बना ले तो हर साल आते रहेंगे, तो माँ इन कारणों से निकालेगी। ठीक है, अब अगर इसके विपक्ष में हम तर्क दें यानी कि नहीं निकालना चाहिए, तो क्या होगा? सह अस्तित्व की भावना, मनुष्य और पक्षी दोनों एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के अंग हैं। अब जाहिर सी बात है, हम अगर इस पूरे पर्यावरण की बात करें तो हम इस एक ही पारिस्थितिकी, बिना जंतुओं के हम जीवित नहीं रह सकते। ममता और जीवन का सम्मान, अंडों के साथ घोंसला तोड़ना अमानवीयता है, बात सही है। घोंसला खाली निकालने के लिए हम अंडों को तोड़ दें तो बिल्कुल गलत है।
प्रजातियों का संरक्षण, गौरैया जैसे पक्षियों की संख्या घट रही है, उनका संरक्षण जरूरी है। माँ का दृष्टिकोण, ये जीव घर को जीवंत और आनंदमय बनाते हैं। ठीक है, कक्षा में आधे समूह इस कथन के पक्ष में और आधे समूह इसके विपक्ष में तर्क देंगे। ठीक है, कुछ पक्ष में देंगे और कुछ विपक्ष में। अब इसमें छात्रों का संवाद कैसा रहेगा, देखिए, अगर हम कोई अपने घर से पक्षियों का घोंसला बनाने देंगे तो घर घर नहीं रहेगा, जंगल बन जाएगा। विपक्ष, लेकिन अगर हम हर कोई उन्हें भगाएगा तो वे मासूम पक्षी कहाँ जाएंगे। फिर पक्ष वाले बोलेंगे गौरैया गंदगी फैलाती हैं, बच्चों की सेहत के लिए यह ठीक नहीं है। विपक्ष वाले, तो क्या हम केवल अपने आराम के लिए किसी के जीवन को उजाड़ दें। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कहानी की रचना। क्या करना है, कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे, यानी कि जब चिड़िया और उनके बच्चे चहचहा रहे थे उसके बाद। इस पंक्ति में बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। इस प्रकार यह विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। बिल्कुल सही है, प्रभावशाली बनी। अब इस पर प्रश्न क्या है, क्या दिया गया है, आपको इस कहानी में ऐसे अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए। ठीक है, अब क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं आपको कहानी के अंदर ढूंढनी है। चलिए देखते हैं कहानी की प्रमुख विशेषताएं, बिंदु के हिसाब से हम सूची बना रहे हैं। पहला है प्रकृति और जीवों के साथ सह अस्तित्व का संदेश है। कहानी में यह सिखाती है कि मनुष्यों को अपने अन्य जीव जंतुओं के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है ना, सह अस्तित्व यानी कि हम भी रह रहे हैं, आप भी रहिए। दूसरा पॉइंट है मानव स्वभाव में बदलाव की झलक। पिताजी की सोच में जो परिवर्तन आया वह एक मानवीय भावनात्मक विकास को दर्शाता है कि जब हम सामने की सिचुएशन देखते हैं तो उस हिसाब से हमारा व्यवहार बदल जाता है। नेक्स्ट है सहज और सरल भाषा बाल दृष्टिकोण के अनुकूल है। भाषा शैली बच्चों के दृष्टिकोण के से बहुत प्रभावी है। अब देखिए यहाँ पर लेखक जो कि खुद एक बच्चे हैं उसको लिख रहे हैं, तो इसलिए वो एक प्रभावशाली नोट छोड़ती है। प्रत्येक पात्र का अलग व्यवहार और शैली है। माँ स्नेह, पिताजी का कठोरता से बदलाव और लेखक की निरीक्षण क्षमता साफ झलकती है। यानी कि तीन जो लोग हैं उन तीनों का व्यवहार और बिहेवियर जो है वो अलग अलग है। पक्षियों के व्यवहार में मानवीय रूप देना क्या है, जैसे गौरैया बच्चों से बातें कर रही हूं, ऐसा चित्रण कहानी को रोचक बना देता है। ठीक है ना, ये चीज पता चल रही चींची करने की बात से। व्यंग और हल्के हास्य भी हैं। माँ द्वारा पिताजी की हरकतों पर हंसना कहानी में हल्का फुल्का बनाता है, ये भी एक विशेषता है। भावनात्मक और करुणा का सुंदर चित्रण है। माँ का घोंसले को ना तोड़ने का आग्रह और लेखक का अंत में भावुक होना, ये क्या बता रहा है, भावना और करुणा को बता रहा है, क्योंकि वहां पर बच्चे हैं। रचनात्मक कल्पना और भावनात्मक प्रतीक, जैसे गौरैया मल्हार गा रही हैं, ये कल्पना कहानी को काव्यात्मक बनाती हैं। तो कुछ चीजें इमेजिनेटिव भी हैं, जो चीज नहीं हो रही है लेकिन उसे मानवीय रूप में दर्शाना जो है वो और ज्यादा रोचक बना देती है कहानी को। घरेलू वातावरण और दिनचर्या का यथार्थ चित्रण, कहानी में एक सामान्य घर की सजीव झलक मिलती है, जैसे एक नॉर्मल घर होता है वैसा मिल रहा है। छोटे विवरणों में गहराई है, जैसे छोटे संवाद हैं, घटनाएं भी बड़ी प्रभाव छोड़ती हैं, जैसे बच्चे चींची करते हैं और माँ मुस्कुराती, तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन ये प्रभाव छोड़ रहे हैं। खा है, इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी से चुनकर आपको लिखने हैं। तो विशेषताएं दी गई हैं, उदाहरण हमें लिखने हैं। चलिए देखते हैं उत्तर। विशेषताओं के उदाहरण सहित वर्णन। पहला है जीव जंतुओं का मानवीयकरण किया गया। किसका किया गया है, जीव जंतुओं का मानवीयकरण किया जा रहा है। उदाहरण, अब एक दिन गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगी मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। तो यहाँ जीव जंतुओं का जब मानवीयकरण किया गया वो वक्तव्य इस तरीके से बुक में दिया गया था। नेक्स्ट है हास्य का समावेश। क्या था, माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी दरवाजे बंद कर दो। ठीक है, ये था एक हास्य व्यंग्य। ये भी था कि चिड़िया कह रही होंगी कि ये कौन आदमी है जो नाच रहा है। ठीक है ना। मानवीय भावनाओं का चित्रण,
कैसे? पिताजी के हाथ ठिठक गए। जब उन्होंने चींची की आवाज़ सुनी थी तो उनका हाथ एकदम से रुक गया। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। तो मानवीय भावनाओं का चित्रण हुआ कि जैसे उन्होंने बच्चे देखे तो अभी तक उनके बिहेवियर में जो कठोरता थी वो थोड़े ही विनम्र हो गए और संवेदनशील हो गए। प्रकृति और मानव के बीच संबंध। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। तो ये दिखाया था ना कि जीव जंतु जो हैं वो मानवीय व्यवहार कर रहे हैं, जैसे मानव का व्यवहार होता है कि अपने बच्चों को कष्टों में नहीं देख पाते, उसी तरीके से। नेक्स्ट है क्या? सामाजिक व्यंग। अब इसका उदाहरण क्या दिया गया है? छोड़ो, जो चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। ठीक है, तो चूहे जो घर में दौड़ रहे थे उसको तो वो निकाल नहीं पाए, तो यहाँ पर क्या किया? उनकी वाइफ ने खुद ही उन पे व्यंग कर दिया, कि यानी कि लेखक की माँ ने, कि भाई चूहों को तो निकाला नहीं, तुम क्या, सॉरी चिड़ियों को क्या निकालोगे, चूहों को तो निकाल नहीं पाए। चलिए अब आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है आपकी बात। क्या दिया गया है इसमें? कहानी की विशेषताएं हैं और कहानी के उदाहरण हैं, तो हमें लिखना है। विशेषताएं इधर दी गई हैं और आपको उसके उदाहरण कविता मतलब कहानी में से खोज कर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि इमेजिनेशन से बोलना। अब इसका उदाहरण आपको दिया गया है, जैसे दिया है, जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता, पिताजी कहते कि वही सीधा हमारे घर पहुँच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर आया हो। तो ये हम पूरा वहां से उठाकर हमने यहाँ लिख दिया। अब इसी तरीके से अगली विशेषता देखेंगे और उसका उदाहरण देखेंगे। क्या है? हास्य यानी कि हंसी मजाक का उपयोग किया गया है। तो ऐसा कई ऐसे सेंटेंस है जहां पर ये चीज मेंशन है, तो आप उसमें से कोई भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं। क्या दिया गया है देखिए, पिताजी अब हार मानने वाले आदमी नहीं थे, उन्होंने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर बैठ गए। नेक्स्ट क्या था? सोचा कुछ और हुआ कुछ और। हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर वे मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। अब क्या था यहाँ पर? क्या था? हमें तो ये पता था कि भाई हमने तो दिन में निकाल दी, अब तो वो होंगी नहीं। तो यही सोच के जब घर में नीचे आए तो देखा वो फिर से बैठी हुई थी और चीची ची कर रही थी, सुबह का गाना गा रही थी। फिर है दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना, यानी कि दूसरा क्या सोच रहा है इसके बारे में। मुझे लगता था कि वे सब समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है, कि पिताजी को ये लगता है कि वो मजाक उड़ा रही है, ऐसा सोचा गया। माँ ने ऐसा किया, मतलब माँ ने नहीं ऐसा कहा, लेकिन ऐसा हम सोच रहे हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है। किसी की कही बात को उसी के शब्दों में लिखना, जिसने जैसा कहा है उसे एज इट इज लिखना। तो ऐसे भी कई हैं। देखिए, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। ये बात किसने कही थी? पिताजी ने कही थी। हम किसी प्राणी या उसके कार्य को कोई अन्य नाम देना, ठीक है, कोई भी किसी को दूसरा नाम देना। जैसे यहाँ वे मजे से बैठी मल्हार गा रही थी, गौरैयों के चहकने को मल्हार का गाना कहा गया है। तो मल्हार मतलब क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग गाया जाने वाला गाना। तो यहाँ पर चिड़ियों का वो जो अर्ली, जब हम नीचे उतर के आए तो मल्हार गा रही थी, यानी कि अर्ली मॉर्निंग गा रही थी, तो इसीलिए उनके चहचहाने को क्या बोला गया? मल्हार बोला गया। किसने किससे कोई बात कही या सीधे सीधे बताए बिना उस संवाद को लिखना। किसने किससे कहा, सीधे हम संवाद को लिख दें। जैसे अब ये नहीं उड़ेंगी, पहले उन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यही घोंसला बना लिया है। तो माँ जो है ना, ये किसने किससे कहा ये बात नहीं कह रही थी, माँ ने सीधे ये सेंटेंस बोल दिया था। तो ये इनडायरेक्टली पिताजी के लिए था, पर पिताजी से नहीं कहा जा रहा था। यह संवाद माँ का है पर नाम नहीं बताया गया है। माँ ने ये बोला है, ये भी नहीं बताया गया। किससे कह रहे हैं ये भी नहीं बताया गया, लेकिन माँ ने बोला ये हमको पता था और ये इनडायरेक्टली पिताजी के लिए बोल रही थी। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं पाठ से आगे। तो पाठ से तक अब हमारे इतने प्रश्न थे, काफी प्रश्न थे हमने किए। अब हम आएंगे कहाँ पर? पाठ से आगे और कौन कौन से प्रश्न बताए जा रहे हैं। जैसे देखिए, गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी। आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या क्या करते देखा है? उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं? ठीक है, अब आपको बताना है। अब देखिए, इसमें हम बता रहे हैं कि आपने कोई भी देखा हो तो आप लिख सकते हो। मेरे घर के पास कई तरह के पक्षी आते हैं, जैसे कबूतर, मैना, कोयल और कभी कभी तोते भी।
मैंने उन्हें कई बार सुबह सुबह चहचहाते, पेड़ों की डालियों पर फुदकते और अपने बच्चों को दाना खिलाते देखा है। ठीक है, उनके व्यवहार में कई भाव दिखाई देते हैं, जैसे प्रेम और ममता का, जब वे अपने बच्चों को चोंच से खाना खिलाते हैं। ठीक है, तो दिखाई देता है सावधानी और सतर्कता, जब कोई पास जाता है तो वो फुर्र से उड़ जाते हैं, तो ये सावधानी रहती है उनके व्यवहार में। खुशी, सुबह के समय चहचहा कर जैसे खुशियां बांटते हैं। फिर है मिलजुल कर रहना, क्या दिया गया है, कई बार वे एक साथ दाना चुगते हैं लेकिन आपस में लड़ते नहीं है, तो उनका व्यवहार है कि वो मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट है कमरे में फिर से शोर होने लगा था, अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर मुस्कुराते हैं। कहानी के अंत में पिताजी गौरैयों का अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं? उनके बारे में बताइए। साझेदारी में यदि कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हल करते हैं? तो आपको 3 चीजें इसमें बतानी है। आप शेयर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है और उसे आप हल कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ, मैं अपनी छोटी बहन के साथ अपना कमरा और खिलौने साझा करता हूँ। कभी कभी मैं अपनी किताबें दोस्तों को पढ़ने के लिए भी देता हूँ, जाहिर सी बात है, कहते हैं अपने फ्रेंड्स को दे देता हूँ। साझेदारी में कभी कभी समस्याएं आती हैं, जैसे कोई मेरी चीज बिना पूछे ले लेता है। हाँ, दोनों को एक ही चीज एक साथ चाहिए, यानी कि मुझे भी चाहिए और उसे भी चाहिए, कभी कभी ऐसा भी होता है। इन समस्याओं का समाधान मैं इस तरह करता हूँ। कैसे? मैं उनसे शांतिपूर्वक बात करता हूँ। हर समय बांट लेते हैं, जैसे एक चीज को आधा आधा समय उपयोग करना। कोई भी चीज है जिसे हम शेयर कर सकते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, नहीं कर पाते तो आधे समय तुम इस्तेमाल कर लो, आधे समय मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, इस तरीके से हो जाता है। अगर बात नहीं बनती तो माँ बाप से मदद लेता हूँ। साझा करने से हम दूसरों की जरूरत को समझते हैं और हमारे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं गा, क्या दिया है, परिवार के लोग गौरैयों को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गौरैयों के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो? यानी कि आपका जो नज़रिया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कुछ सोचते हैं और जब आप उस व्यक्ति से मिले तो आपकी सोच में वो बदलाव आ गया हो। हाँ, एक बार स्कूल में एक नया लड़का आया, वह बहुत चुपचाप और अकेला रहता था। पहले मुझे लगा कि वह घमंडी है, इसीलिए मैं उससे बात नहीं करता था। फिर एक दिन वह मुझसे पेंसिल मांगने आया। जब मैंने उससे बात की तो पता चला कि वह बहुत शर्मीला है, लेकिन बहुत दयालु और मददगार भी है। उसके बाद हम अच्छे दोस्त बन गए। इस घटना ने मुझे यह सीख मिली कि किसी को अच्छी तरह जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। कभी कभी होता है ना, किसी व्यक्ति को देख लिया और उसके बारे में अपनी राय बना ली, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगली गतिविधि है चिड़ियों का घोंसला। क्या है? घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। जाहिर सी बात है, विभिन्न पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में वे अपने अंडे देते हैं और अपने चूजों को पालते हैं। बिल्कुल सही, अंडे भी देते हैं, उन पर पलते भी बच्चे। अब इन पर प्रश्न क्या है? अपने आसपास विभिन्न प्रकार के घोंसले ढूंढिए और इन्हें ध्यान से देखिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा करिए। क्या है तालिका? देखते हैं। सावधानी क्या है? उन्हें हाथ न लगाएं, अन्यथा पक्षियों और उनके अंडों को और आपको भी खतरा हो सकता है। यानी कि आप निरीक्षण कीजिए लेकिन उसे आपको हाथ नहीं लगाना है। चलिए, तालिका देख लीजिए, यहाँ पर दी गई है। अब हम इसको तालिका को पूरा करते हैं। हमने क्या क्या देखा? घोंसलों को कहाँ देखा? सबसे पहले हमने घोंसलों को कहाँ देखा? नीम के पेड़ की ऊपरी शाखा पर देखा। घोंसला किन चीजों से बना था? सूखी घास, पत्तियों, रेशे और धागे से। घोंसला खाली था या नहीं? उसमें चूजे थे। घोंसला किस पक्षी का था? गौरैया का था। ठीक है, तो एक हमने गौरैया का घोंसला देखा। नेक्स्ट हमने क्या देखा? स्कूल की इमारत के रोशनदान में घोंसले को देखा। कैसे बना था? सूखी पत्तियों और बारीक तिनकों से बना था। घोंसला खाली था या नहीं? हाँ, खाली था। किसका था? कबूतर का था। फिर है छत की बालकनी के कोने में देखा।
धागे, कागज के टुकड़े और रुई से बना था। अब इनमें अंडे रखे थे नहीं, ठीक है। बुलबुल का था, पुराने छायादार छप्पर के नीचे था, मिट्टी और घास मिश्रित गोल घोंसला था, मिट्टी से बनाया गया था। हाँ, इसमें चूजे थे और ये अबाबील का था। अबाबील का आप देखते हो ना, वो अब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये जो है चिकना करके बनाया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं, बगीचे के एक पुराने आम के पेड़ के तने के घोंसले में था, लकड़ी के टुकड़े और सूखे पत्ते और बाल से बना था। हाँ, मैना का था, ठीक है, तो उसमें बच्चे थे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, विभिन्न पक्षियों के घोंसलों के संबंध में एक प्रस्तुति तैयार करनी है आपको। उसमें आप चाहें तो उनके चित्र और थोड़ी रोचक जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे करेंगे देखिए, जैसे यहाँ पर हमने गौरैया का बनाया, यानी कि हाउस पैरो। घोंसले का आकार छोटा और गोल, घोंसले की सामग्री सूखी घास, रुई, पंख और धागे। स्थान क्या था, छत, रोशनदान और पुरानी अलमारियों में। इसकी विशेषता थी घरों के पास रहना पसंद करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड, कबूतर यानी कि पिजन। घोंसले का आकार बड़ा, खुला और साधारण। घोंसले की सामग्री सूखी टहनियां और डंडियां। स्थान खिड़कियों, मुंडेरों और रोशनदानों में। विशेषता क्या है इसकी, इंसानों के आसपास रहना पसंद करते हैं। फिर आ जाते हैं बुलबुल, ठीक है। घोंसले का आकार प्याले जैसा सुंदर, प्याले ऐसे करके बनता है, ठीक है। घोंसले की सामग्री नाजुक तिनके, धागे और पत्तियां। स्थान झाड़ियां या छोटे पेड़। विशेषता बहुत सुरीली आवाज में चहकती है। फिर क्या है यहाँ पर आपका अबाबील, ठीक है। यहाँ पर सोलो। घोंसले का आकार गोल और चिपका हुआ। घोंसले की सामग्री मिट्टी और लार। स्थान दीवार या छत के कोने में। विशेषता समूह में घोंसला बनाती है। मैना, मैना का क्या है, घोंसले का आकार बड़ा और आरामदायक है। घोंसले की सामग्री सूखी लकड़ियां, पत्ते और कागज। स्थान है पेड़ों के खोखलों या दीवार की दरारों में। विशेषता मनुष्य के आसपास रहना पसंद करती हैं। चलिए अब आ जाते हैं मल्हार। बताया ना ऐसे चहक रही जैसे मल्हार गा रही हूँ, ये बात थी ना। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध राग का नाम है। यह राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है। आप जानते ही हैं कि आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक का नाम मल्हार इसी राग के नाम पर रखा है। नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों के माध्यम से राग मल्हार को सुनिए और इनका आनंद लीजिए। तो ये कुछ वेबसाइट दी गई है जहां पर आप जाकर राग मल्हार सुन सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हास्य व्यंग। क्या दिया गया है, छोड़ो जी चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ ने ये बात कही थी। माँ की कई व्यंग भरे वक्तव्य इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़े हैं। आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में माँ ने पिताजी से कहा कि वे चिड़ियों को नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से कही गई बात को व्यंग करना कहते हैं। व्यंग करने का मतलब होता है कि हम किसी को टीज कर रहे हैं, अरे तुमसे ये तो हुआ नहीं, ठीक है। व्यंग का अर्थ होता है हंसी मजाक और उपहास के माध्यम से किसी कमी, बुराई या विडंबना को उजागर करना, किसी की बात को उजागर करना। व्यंग से बात को सीधे ना कहकर उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है, यानी कि हम सीधा नहीं कहते मगर घुमा फिरा कर कह देते हैं, ताकि उसमें चुटकीला आपन भी हो और गंभीर सोच की संभावना भी बनी रहे। अनेक बार व्यंग में हास्य भी छिपा होता है। व्यंग में क्या होता है, हास्य भी छिपा होता है। अब क्या क्वेश्चन है पहले देखें, इस पे क्या है, आपको इस कहानी में कौन कौन से वाक्य पढ़कर हंसी आई, उन वाक्यों को चुनकर लिखना है। तो अब देखिए मैंने कुछ रखे, अगर आपको कोई और वाक्य अच्छे लग रहे हैं जिनमें आपको हंसी आई हो तो आप वहां पर लिख सकते हैं। जैसे पहला है, छोड़ो जी चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यही घोंसला बना लिया है। नेक्स्ट, चूहे धमा चौकड़ी मचाते जैसे पूरी कोठी उन्हीं की हो। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाकर कुर्सी पर आ बैठे। हम नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी।
नेक्स्ट, माँ मुस्कुराकर बोली अब तो ये कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, माँ ने ये मुस्कुराकर बात कही। अब आ जाते हैं खा प्रश्न पे। क्या दिया गया है? अब चुने हुए वाक्यों में से कौन कौन से वाक्य व्यंग कहे जा सकते हैं और उन पर सही का चिन्ह लगाना। अब आपको बताना है जो वाक्य इनमें कौन कौन से वाक्यों में आप उन्हें व्यंग कह सकते हैं। जैसे देखिए क्या पर दिया है। पहला है, छोड़ो जी चूहों को निकाल नहीं पाए अब चिड़ियों को निकालोगे। बिल्कुल हाँ, ये व्यंग है। फिर है, अब तो ये नहीं उड़ेंगी पहले उड़ा देते तो उड़ जाती अब तो इन्होंने यही घोंसला बना लिया। ये भी व्यंग है, सही है। पिताजी अब हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। बिल्कुल सही, ये भी एक व्यंग ही कहा गया था। यहाँ पर लेखक खुद व्यंग कर रहे थे पिता पे। फिर क्या है, पिताजी ने लाठी दीवार पर साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर जा बैठे। ये व्यंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पिताजी के स्वभाव को बताया जा रहा है कि अब उनका स्वभाव बदल गया है। नेक्स्ट है, हम नीचे उतर कर आए तो फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। ये भी कोई व्यंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा नीचे आई, एक साधारण सा बदलाव था, उनके एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि चिड़िया वापस आ जाएंगी। फिर है, चूहे धमा चौकड़ी मचाते जैसे पूरी कोठी उन्हीं की हो। ओ, ये व्यंग है, क्योंकि ये चूहों पर व्यंग किया जा रहा है। फिर आ जाते हैं, माँ मुस्कुराकर बोली अब तो ये कहीं नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर उनका मुस्कुराकर कहना व्यंग नहीं, उनके प्रेम को दर्शाता है कि वो प्रेम दर्शा रही है। ठीक है, चलिए आज की पहेली है। ओके, चलिए क्या है, नीचे दी गई चित्र पहेली में बिल्ली को चूहे तक पहुंचाइए। चलिए पहुंचाएं चूहे तक। वैसे आप सब भी पहुंचाएंगे, लेकिन इस खेल में हमको भी मज़ा आया था तो हमने तो खोज लिया था, तो हमने कहा चलिए आपको भी खोज के बता देते हैं कहाँ है। देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं, पहले वाले से लेते हैं। ठीक है, पहले वाले से हमने चलना शुरू करते हैं और देखते हैं पहुँच जाएं पहले वाले से। आई थिंक पहुँच जाना चाहिए, बड़ा उलझा हुआ सा है लेकिन पहुँच जाएंगे। और इस पहेली में हम बचपन में तो बहुत खेलते थे, आई होप आप लोग भी खेलते होंगे। हमने तो बहुत, हमारे यहाँ न्यूज़पेपर में ये पहेली खूब निकलती थी और हम खूब खेलते थे इसको। इस तरह के और भी कई पजल्स गेम्स होते थे। अरे वाह, हम तो पहुँच गए भाई। ये देखिए हम पहुँच गए चूहे तक। तो यहाँ पर पहला वाला रास्ता हमारा सही है, जो हमने चूहे तक पहुँचा रहा है। बिल्ली जो है वो चूहे तक पहुँच गई। ठीक है, चलिए अब तो ऐसे तो पहुँच ही गए। आप लोग भी ज़रूर खेलिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट गतिविधि है झरोके से। क्या दिया है, दो गौरैया कहानी में आपने पढ़ा कि दो गौरैया लेखक के घर में बिना बुलाए अतिथि की तरह आ जाती हैं। पिछले कई वर्षों से गांव नगरों में इन नन्ही चिड़ियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। बिल्कुल, पहले बहुत थी, अब बहुत कम हो गई है। इसीलिए भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस घोषित किया है। आइए पढ़ते हैं विश्व गौरैया दिवस पर प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लेख का एक अंश। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है, विश्व गौरैया दिवस आप सभी को पता है, याद रखिएगा 20 मार्च को। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पास में आ जाए। कभी बहुतायत में पाई जाने वाली घरेलू गौरैया अब कई जगहों पर एक दुर्लभ दृश्य और रहस्य बन गई है। इन छोटे प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। भारत में गौरैया सिर्फ पक्षी नहीं, वे साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक हैं। हिंदी में गौरैया, तमिल में कुरुवी और उर्दू में चिड़िया जैसे कई नामों से जानी जाने वाली गौरैया पीढ़ियों से दैनिक जीवन का हिस्सा रही है। उनकी महत्ता के बावजूद गौरैया तेजी से लुप्त हो रही हैं। इस गिरावट के कई कारण हैं। सीसा रहित पेट्रोल के उपयोग से जहरीले यौगिक पैदा हुए हैं जो उन कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर गौरैया भोजन के लिए निर्भर हैं। वो जिनको खाती हैं उन पर। शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक घोंसलों के स्थान भी छीन लिए हैं। आधुनिक इमारतों में वे स्थान नहीं होते जहां गौरैया घोंसला बना सकें, जिससे उनके बच्चों को पालने के लिए जगह कम हो गई है। ठीक है, तो ये का संभार कहाँ से, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा न्यूज़पेपर में छपवाया गया था 20 मार्च को। तो ये हमारे पास में हमारा सेकंड चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे जो हमने आपके सामने रखे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें ऐसी हैं जिनमें आप अपने मन से उत्तर दे सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो हमने आपको बताए हैं वही दीजिए।
आप अगर इनमें कुछ और बदलाव कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, एनसीईआरटी कर लिया, लेकिन अभी हमारे पास हैं इनके एमसीक्यूज और वन शॉट रिवीजन, जिन्हें लेकर हम जल्द ही आपके सामने आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।